माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 47 श्रीमती झरना दास बैद। क्वेश्चन नंबर प्लीज, क्वेश्चन और है, मेरा आग्रह है आप सब खामोश रहे, क्वेश्चन और चलने दें। But this is question or honorable question or I think we'll take question or please question number 47 श्रीमती झरना दास बैद। श्रीमती झरना दास बैद प्लीज। माननीय मंत्री जी मैं आग्रह करूंगा प्लीज वेल में ना आए प्लीज। क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और यू आर वेरी सीनियर मेंबर्स, you are a very senior member. Please go back to your seats. Please go back to your seats. प्ले कार्ड लेकर आना, सदन में वेल में खड़ा होना ठीक नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। Please, thank you. Question number 47. No supplementary. Sir, the answer is laid on the table of the House. Question number 48, Shri Harnath Singh Yadav. Please, माननीय मंत्री जी, प्लीज ले। First question. महानगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का संकट दिन ब दिन गहराता चला जा रहा है और इसका प्रमुखतम कारण कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य व पशु पक्षियों का जीवन संकट में होता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली जहरीली गैसों, धुआं तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया है जिससे घातक गैसों तथा धुएं को वहीं पर कार्बन के रूप में रोक लिया जाए। माननीय मंत्री जी। सर, माननीय महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखा है और मेरा ये मानना है कि इस विषय पर व्यापक चर्चा जो सदस्य शोर मचा रहे हैं उनको भी करनी चाहिए क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। क्वेश्चन और दिस इज क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज क्वेश्चन और आपने कह दिया है पुट इट टू ऑनरेबल चेयरमैन। पूरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार के द्वारा जो वाहनों का प्रदूषण है और उसके साथ साथ जो औद्योगिक प्रदूषण है उसके लिए क्या उपाय उठाए जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा और BS4 से BS6 के नॉर्म्स ये फ्यूल में इस्तेमाल किए जाए इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल के विस्तार के लिए कार्रवाई की जा रही है। तीसरा, दिल्ली में जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया गया है जो फ्यूल कंजम्पशन की दृष्टि से न्यूनतम करता है, उसके साथ ही साथ दिल्ली में 10 साल पुराने जो डीजल व्हीकल हैं उसको भी NCR में प्रतिबंधित किया गया है। जहाँ तक औद्योगिक प्रदूषण का विषय है, निश्चित रूप से जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके जो स्ट्रिंजेंट एमिशन के जो नॉर्म्स हैं उनको सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इस बात को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि NCR रीजन में औद्योगिक जो इकाइयां हैं उसमें PNG के द्वारा ज़्यादा गैसेस का उपयोग हो। सरकार के द्वारा NCR रीजन में इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा ईंट भट्टा उद्योग है उसमें जिगजैग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। तो वाहन प्रदूषण को लेकर के, औद्योगिक प्रदूषण को लेकर के सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी वायु प्रदूषण के लिए 132 शहरों पे मॉनिटरिंग संयंत्र की स्थापना की गई है और इसको मॉनिटर करके व्यापक कार्यक्रम के नाते किया जा रहा है और फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी 4400 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।
माननीय हरनाथ सिंह जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। बहुत महत्वपूर्ण सवाल जवाब है, ये पर्यावरण से जुड़ा है। आपसे आग्रह, पर्यावरण देश बहुत भर में बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, परंतु नवीन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर लंबे और अधिक चौड़े आकार वाले पौधे लगाने का कार्य अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तेज गति से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, उसी गति से राजमार्गों के दोनों ओर तेज गति से वृक्षारोपण कराने की सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उसका जो कार्य है वो कार्य सड़क परिवहन मंत्रालय का है, लेकिन जहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार का फॉरेस्ट जमीन का डाइवर्जन होता है तो कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन किया जा रहा है। लेकिन मैं ये विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की अथॉरिटी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है वो और तीव्र गति से किया जाएगा। मिस्टर डीपी बट्स। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जितने हाईली पॉल्यूटेड सिटीज हैं, ये सब कैपिटल सिटीज हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे कलकत्ता, बॉम्बे। तो सरकार को कैपिटल को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा या चंडीगढ़ टाइप जो 200 इयर्स अहेड के सिटीज प्लान किए हुए हैं, इसी तरह से मेन कैपिटल से दूर अलग से सिटीज बसानी पड़ेंगी, वरना तो मर्ज बढ़ता गया। जो दवा की यही हाल रहेगा दिल्ली का। तो मैं सरकार से पूछता हूं, मंत्री जी से, क्या कोई ऐसी थिंकिंग या प्लान है इस इश्यू पे? धन्यवाद सर। देश के सभी राज्यों की एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग लगातार की जाती है। 132 शहरों को हमने इस मॉनिटरिंग में लिया है और इस मॉनिटरिंग को हमने अपने मंत्रालय की जो वेब पोर्टल है उसमें प्राणा से जोड़ा भी है। जो एयर पॉल्यूशन के जो इंडेक्स होते हैं, उसके जो 10 पैरामीटर जो उसमें जो गैसेस के रहते हैं, उसमें हमने एक स्टैंडर्ड तय किया है, उनको हम क्रिटिकल के अंडर लेते हैं और वहाँ पर नेशनल एयर पॉल्यूशन कार्यक्रम के तहत कार्रवाई की जाती है तीनों तरीके से। वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से, स्ट्रेंथनिंग की दृष्टि से, और वहाँ पे जो अन्य उपाय किए जाने चाहिए एमिशन को कम करने के लिए, वो पूरे किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर इसकी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। अभी पिछले दिनों में मुंबई और मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात ऐसे राज्यों की क्षेत्रीय कार्यशाला बुलाई है। अभी पूरे देश में ये क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से 132 शहरों की वायु गुणवत्ता के सुधार की दृष्टि से कार्यक्रम को और तेजी से लागू किया जाएगा। In question hour, माननीय आनंद शर्मा जी, question hour is not entertained. The house is not in order. Please, माननीय वी विजय साई रेड्डी, आप put your question. Your question. Andhra Pradesh is the home for several Buddhist sites located in Visakhapatnam, Amaravati and Nagarjunakonda. I would like to know from the minister what steps are being taken for promotion, maintenance of these sites, development of these sites. Thank you very much. Repeat करो sir. Point of order in question hour, please, sir, please, sir, please. सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने वालों को पहले खुद ऑर्डर में आना चाहिए, अपनी सीट पर जाना चाहिए। कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर वो अपनी सीट पर नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं उठा सकते। माननीय पहले अपनी सीट पर जाए। माननीय आनंद जी, हाँ, सर वो नहीं उठा। Rule number 256. Sir, rule number 256. Sir, Go to your seat. माननीय जॉन विटर्स, क्वेश्चन आवर भी है यार, क्वेश्चन आवर
आमतौर से नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो। आई कम टू द क्वेश्चन आवर में आमतौर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। किसका है नाम? सुरेंद्र सिंह नागर जी, सप्लीमेंट्री। मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो कोल बेस्ड हमारे पावर जनरेशन प्लांट है, खासतौर से एनसीआर में, उनका पॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन एनसीआर में है, और क्या सरकार एनसीआर क्षेत्र में जो कोल बेस्ड हमारे पावर जनरेशन प्लांट हैं उनको गैस बेस्ड कन्वर्ट करने पे या नए जो प्लांट आ रहे हैं उन पर रोक लगाने का कोई विचार कर रही है? एनसीआर में बदरपुर का कोल प्लांट जो है वो बंद किया गया है। अभी हम लोगों ने इस बात को भी करा है कि बायोफ्यूल का कुछ मात्रा में उसमें इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जो एनसीआर के अंतर्गत जो कोल प्लांट है वहां पर कड़े पर्यावरण के नियमों को लागू किया गया। एक मिनट। Sir, I'm sorry I am troubling you and I don't want to take much of your time. मैं ज़्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ। लास्ट टर्म में भी हमने कुछ बातें रखने चाहते थे, लेकिन नहीं रखने चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो रिजेक्ट किया गया, उसके बाद में बोलने नहीं दिया। आज इन्फ्लेशन ये सबका मुद्दा है, सभी लोग ये चाहते हैं। थैंक यू। अगर इसको चर्चा के लिए परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती या वो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, श्री KRN राजेश कुमार, प्लीज। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Honorable, respected Vice Chairman sir, I thank you for opportunity given to raise the first question. In this moment, I would like to extend my thanks and gratitude to my beloved leader, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Talaivar Thalapathy and Annan Udayanidhi for sending me this upper house. The Honorable Minister to reply to the Lok Sabha unstarred question number 4668 dated 24 March 2021 and started the respected of the Kundankulam project 3 and 4 which are expected to complete in 2023. Please be brief to your question. Of the cost of Be brief to your question. 89 Be brief. 84 course. Only the Mr. Rajesh Kumar, you have 6,700 to be crores very has been brief. allocated in You have to be very 2021. brief. No, it will not work. You have to be very brief in your question. Oh, please. Please, This is it's first not a time, sir. statement. No, Please, I'll not it go. expected in Kalpaka go. project, the extent and the company in 2022 sanction to the cost is for Please, no, you are putting Mr. Rajesh Kumar in question. 70 crores and allocated in 2020, it's not- which are it's not- very please. meager in nature, Please, no, keeping thank you. in the view. Thank you. It is Thank you. the Vice Chairman sir, Question, no explanation. Vice Chairman sir, I appreciate the concern of the honorable member Thiru Rajesh Kumar ji, hailing from Tamil Nadu. He wants to learn about the status of Kundankulam. I am sure he will be delighted when I share with him Please, बीच that में in आपस में spite of बात the ना करें. COVID pandemic, आपस में because बात of an extra impetus It's given a- by it's a the question Honorable hour. Prime Again, I Minister request you, it's a to the question hour. No. enhancement Please of go the back to atomic your seat. energy generation and setting up of new units of the reactor, the Kundankulam plant has been progressively showing new constructions and increase in the generation. Now, as far as his question relating to the completion of the third and fourth unit is concerned, he'll be happy to know that when this government came in 2014, in the end of 2013, Kundankulam first unit had just been established, but it was during this government, under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Modi, that of 2014 onwards, the unit 1 became functional. Later on, precisely on the 15th of October 2016, within 2 years, the second unit also became functional. Then just 1 year later, in 2017, the construction for the third unit started, and
After 6 months, the construction for the 4th unit has also started. All this has happened only in the last 6-7 years. And hopefully in 2021, we plan to start the construction of Unit 5 and Unit 6 as well. So in other words, within these 2 terms of the present government, Kundakulam is going to have as many as 6 units, whereas in the earlier term of the UPA government, hardly the first unit was in the process of being established. And not only that, earlier on, the demand from the honorable members' party often was that there was lack of power generation and they wanted the share of the state to be increased. But I am glad to note that now there has no longer been any kind of demand of that nature, which in itself is a testimony to the fact that the overall generation has increased. And in 2017-18, if the generation gauges were 38,336 mega units, this year ending 20, despite COVID pandemic, it has been 46,472 mega units. In the COVID itself, we have increased the power generation by more than 4,000 mega units. Thank you. Second supplementary, please be brief, Rajesh ji. Please be brief. Brief. Whether any compensation has been paid to the landowners and any jobs given to the words of those who have given their land for the Kudankulam power project, and there is any pending amount to be paid to the landowners on this basis. Thank you. No, I appreciate the honorable member's concern, but the matter of fact is that not only the land compensation is being taken care of, even the other aspects of it are being taken care of. In fact, in spite of the COVID pandemic, the NPCIL, which is looking after the Kondakulam project, was taking care not only of its laborers and workers, but also of the COVID victims around. And it had arranged railway trains to transport back laborers who hailed from Bihar, from Tamil Nadu to Bihar. And immediately 26 crore was donated by the NPCIL for the relief of COVID victims. This was in addition to the CSIR amount from the overall Department of Atomic Energy. So I think due care is being taken, and I appreciate the concern of the honorable member who hails from there. Honorable KJ Alphonse. You have right of only 2 questions. Please, Rajesh ji. Please. No. 2 you have given. No, 2 you have already completed. 2 completed. Sir, Wait for next time. Chairman sir, the fact that the government is done fantastically well in the power sector, and in the light of the fact that there have been accidents, nuclear accidents in nuclear power plants globally, and therefore globally nuclear power plants are being phased out. Sir, I would like to know what exactly is the policy of the government. Are we going to set up more nuclear power plants? Because we have done very well in renewable energy, and that's been the big focus. By 2030, I think close to 50% of our power generation is going to come from renewable energy. So, are we going to really put up more nuclear power plants, and what really are the safety valves? If they are going to do that, what are the safety measures that are being taken? Deputy Chairman, sir, I am glad that honorable member has put this question, because this gives me an opportunity to share with the August House that it was during the tenure of this government, with the direct intervention of the Honorable Prime Minister, a bulk approval of 10 indigenous reactors was done in a single cabinet decision, which is a record in itself which had never happened in the history of independent India. Not only that, in order to promote the setting up of new projects and to overcome the financial constraints that are faced in such situations, Prime Minister took an out-of-box decision of allowing the Atomic Energy Department to enter into joint ventures, which was never happening before. And the insurance pool has also been increased. And therefore, this is certainly going to lead to increased number of projects, not only in the terms of the number of projects, as the honorable member has rightly pointed out, which of course I can give the figures also. By 2024, you will have 9 nuclear reactors plus 12 new additional, which were approved during the COVID time with a capacity of 9,000 megawatts. 5 new sites are also being identified. What is also remarkable is
that earlier on all these nuclear plants were limited to a few states, a handful of states like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, etc. Now we have moved northwards also. We are going to have a nuclear project, the first of its kind in North India, just about 150 kilometers from the place where we are right now sitting. It's a small township called Gorakhpur in Haryana. So we have not only increased the number, but also tried to make it a pan-India generation project. Thank you. Mr. CM Ramesh. Sir, what is the per unit cost of the nuclear, and comparatively to other like solar, thermal, it is either cheaper or costly? And also, what is the capex cost per megawatt? Thank you. Thank you. No, I am glad this is a question of common concern. But of course, all of us would appreciate that in the times to come, nuclear energy is going to be one of the most important sources of alternative energy or clean energy for the increasing energy demands of this country. Now, as far as the cost precise is concerned, though it varies from plant to plant also on the age of the plant, on an average it comes to about 3 rupees per unit. For example, Kundakulam has a larger cost, maybe 4 point some rupees. Tarapur is now almost half a century old, so cost is less. But overall it is coming like that. But I'm sure in the times to come, the cost will further reduce as we have more number of plants, as well as they also age and start generating more. And at the same time, the other sources of energy will also start switching over to the atomic energy. Thank you. That has already been increased from time to time. It was in the year 2019, the Prime Minister took a decision to give us 10,000 crore per year budget of, and this year budget also was rupees 17,796.24 crore. So correspondingly, for the next 10 years also, there is a plan to increase the budget by 10,000 crore per annum. माननीय महेश पोद्दार जी. धन्यवाद सभापति महोदय. नाभिकीय विद्युत उत्पादन में इस सरकार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. हम इसका स्वागत करते हैं. मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि अब तक विदेशी तकनीकी पे ये विद्युत संयंत्र स्थापित होते थे. मैं जानना चाहूँगा कि स्वदेशीकरण की यात्रा में हमने इस मामले में किस हद तक रास्ता सफ़र किया है और कितने प्रतिशत तकनीकी हमारी इसमें इंडिजिनस हो गई है. धन्यवाद. माननीय मंत्री जी. उपसभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो आप सबके लिए इस समय प्राथमिकता का विषय है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के. और उन्हें जानकर के खुशी होगी कि पहले हमारे अधिकतर प्रोजेक्ट रूस और फ्रांस के सहयोग से हुआ करते थे. अब धीरे धीरे जो हमारे नए रिएक्टर्स लग रहे हैं वो प्योरली इंडिजिनस होते जा रहे हैं और इस दिशा में दिन प्रतिदिन कार्य बढ़ रहा है. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 50, माननीय संभाजी छत्रपति जी. एब्सेंट. माननीय मंत्री जी. उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाता है. माननीय सुजीत कुमार जी. Sir, I wish to know from the government which are the foreign companies which are helping us in the construction of our nuclear reactors, and also which are the companies which are supplying the essential equipment for the nuclear plants, and is there any China angle to it because of national security? Thank you. माननीय मंत्री जी. No, as far as the foreign collaboration is concerned, wherever it is done, all the safeguards are in place. We have an Atomic Energy Regulatory Board which lays down certain parameters, guidelines, advisory, and at the same time we also follow the international guidelines. And not only one angle or one part of it which you are referring to, which country, in fact the other aspects are also taken into consideration. So the plants are very secure and all the safeguards are have been taken in place. And that is the reason during the COVID pandemic also, the generation of the plants did not suffer.
to the extent that could have been anticipated. If you see broadly, major projects are in collaboration with, as I said in my response to the earlier question, with Russia, France, and also USA, which have a company called Westinghouse, which is also under the government-linked company. So primarily these are the countries, and even in the respect of these countries, safeguards specifically are also taken. It's not that it is taken for granted. From time to time, inspections are done, and all the other regulations are also ensured to be put in place. माननीय वी विजय साई रेड्डी. Sir, for the year 2020-21, the budgetary grant for the atomic capital expenditure of atomic energy is 9,345 crores, whereas the revised figure is about 5,962 crores. But Honorable Minister has, in the earlier question, has stated that he has, during the current regime, so many power projects have been granted, nuclear power projects. In reality, there is the gap between the original estimates and the revised estimates is about 3,383 crores, underutilization, under spending. So may I know what are the reasons for the underutilization of? Thank you. Thank you. No, I agree with the honourable member. There has been a shortfall which happened in all the ministries, all the departments. It is not specific to this department or this ministry. This was mostly on account of COVID. And but in spite of the shortfall, this will not lead to any major adverse effects as far as generation is concerned, because, as I said, the generation actually has increased over the years because of the proactive involvement of our scientists and our workers. And not only that, in spite of this shortfall of the amount which you are mentioned between the budget and the allocation and the budget later approved, NPCIL, which controls these atomic energy plants, has been in a position to make monetary contributions to the cause of COVID, 26 crore directly, and in the form of CSR more than rupees 42 crore. In addition, it also, I would use this opportunity to place on record, its contribution in the times of COVID has been miraculous. In fact, it was the Department of Atomic Energy which for the first time came out with the mechanism of reusing the PP kits at a time when we were short of the PP kits. And it also came out with the COVID beep called Vikram. So, in spite of this shortfall, which was anticipated, and it has happened in every department and every ministry, we have been able to cope up with it, and I'm sure in the years to come, this would be made good in the proper sense. Thank you. Question number 51, M.V. Shreyans Kumar. Mr. M.V. Shreyans Kumar, absent. माननीय मंत्री जी. उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया. डीपी वत्स जी माननीय. माननीय सभापति जी, आपके थ्रू आई विल लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट as a policy of zero tolerance against corruption, the officers have been compulsorily retired, trapped and charge-sheeted. But this is mostly central government officers. The officers selected by UPSC, which are seconded to states, they become immune to the central investigative. Question माननीय वत्स जी, briefly question करें. हाँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ जी, question. मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो अफसर स्टेट्स को सेकेंडेड हो गए, वो एक तरह से इम्यून है सीबीआई से, उसके बारे में सरकार इम्यून कैसे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है उनको ट्रैप करने के लिए, और छोटी स्टेट्स में ये लीक हो जाती है परमिशन. उसके लिए सरकार क्या कर रही है जो बिग फिशेज स्टेट्स में इम्यून बैठे? माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य जनरल साहब की चिंता वाजिब है. जहां तक भारत सरकार का संबंध है और कार्मिक विभाग का जिससे ये प्रश्न जुड़ा है, आपको स्मरण होगा कि 2014 से ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति का पालन करने का हमें आदेश दिया था,
और उसको वी हैव ऑल्सो मैनेज टू वॉक द टॉक। इसी सरकार में 2018 में 30 वर्ष पुराना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को संशोधित किया गया। द ब्राइब गिवर वॉज ऑल्सो मेड कल्पेबल एंड सर्टन सेफगार्ड्स फॉर गुड परफॉर्मिंग ऑफिसर्स ऑल्सो विल डन। लोकपाल भी इसी सरकार के द्वारा फंक्शनल बनाया गया। इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई सरकारी नियुक्तियों में टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इनका जो मूल प्रश्न है कि राज्य सरकारों की ओर से कई ऐसे राज्य सरकारें हैं जिनसे जो अपेक्षित सहयोग था वो नहीं प्राप्त होता, और उसमें इनकी बात में ही बात जोड़ते हुए मैं एक चिंता व्यक्त करना चाहूँगा। कम से कम 8 राज्य ऐसे हैं, उनमें वो राज्य भी शामिल है जिसके माननीय सदस्य ने ये प्रश्न आया था, अभी वो भले ही वहाँ उपस्थित नहीं है, कि वो जनरल कंसेंट तो विड्रॉ कर लेते हैं सीबीआई का, कि हमें सीबीआई पे विश्वास नहीं है, इस पर इसका दुरुपयोग होगा इत्यादि इत्यादि आरोप लगा के, लेकिन सेलेक्टिव कंसेंट देते रहते हैं जहां उनको सूट करता है। सो दे डोंट ट्रस्ट सीबीआई एंड विड्रॉ द जनरल कंसेंट, बट दे ट्रस्ट सीबीआई व्हेन इट सूट्स देम टू फिक्स देयर एडवर्सरीज। तो मुझे लगता है इट रिक्वायर्स अ लार्जर इंट्रोस्पेक्शन, पॉलिटिकल लेवल, मॉरल लेवल एंड ऑल्सो प्रोप्राइटरी लेवल। हमारे पास बड़ा खूबसूरत उदाहरण है गुजरात प्रदेश का। 2014 से पहले इतने सारे सीबीआई के केस दर्ज कर दिए गए थे गुजरात सरकार के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, मुख्यमंत्री पर भी आरोप थे, लेकिन एक बार भी गुजरात की राज्य सरकार ने जनरल कंसेंट विड्रॉ नहीं किया था, बल्कि सीबीआई के साथ सहयोग किया। तो मुझे लगता है कि जनरल साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है, विच रिक्वायर्स अ लार्जर इंट्रोस्पेक्शन। धन्यवाद। माननीय बृजलाल जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी की भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है, और इसके तहत मैं जानना चाहूँगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उसमें कितने बर्खास्त किए गए हैं, कितने कंपलसरी रिटायर्ड किए गए हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेंडिंग है। थैंक यू सर। वास्तव में इसके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहूँगा कि ये भिन्न भिन्न एजेंसियों द्वारा ये काम किया जाता है। बहुत सारी इंक्वायरियाँ डिपार्टमेंटल लेवल पर हैं। मुख्य तौर पर केंद्र में 2 एजेंसीज हैं जो इस विषय के साथ डील करती हैं, एक सीबीआई और सीवीसी। फिर बहुत से प्रदेशों के अपने भी एंटी करप्शन ब्यूरोज हैं। यहाँ तक हम इस वर्तमान क्वेश्चन का संबंध है, जैसे पूछा गया था कि 3 वर्षों में क्या हुआ, तो केंद्र में सीबीआई की ओर से लगभग 103 को चार्जशीट किया गया। समय समय पर जो नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी बर्खास्त किया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर यदि सारे प्रदेशों और सारी एजेंसीज का अगर आंकड़ा लेना हो तो वो थोड़ा सा उसमें कठिनाई रहती है उसमें, बिकॉज इट्स अ डायनेमिक फिगर, परंतु द इंटेंट इज वेरी क्लियर एज फार एज द मोदी गवर्नमेंट इज कंसर्न। थैंक यू। ऑनरेबल ए विजय कुमार। If a subordinate officer is made a complaint against his superior officer, but in the same time the affair is also put under investigation, the higher officer is in the same post only. At least we want to change it to a unwanted post, then only the subordinate officer wants to get the remedy. For that, our government, our union government, what they are doing there. No, actually, once the case has come in the purview of an investigating agency like CBI or CVC, then it becomes their property. Now, normally government does not interfere in the functioning or the decision making or the view taken by CBI, because we respect the autonomy and the independence of these agencies. So, it is their prerogative then to decide, but of course, when they feel that a concerned officer has to be moved from his position in order to, in the interest of fair jurisprudence, the government is always receptive to these suggestions. But government per se would always, as long as the present government headed by Prime Minister Modi is concerned, would always like to dissociate itself and not interfere or give any kind of cues or clues to the CBI as to how it should proceed. Question number 52, श्रीमती ममता मोहंता। अच्छा, माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, कोरोना वायरस। अच्छा, फर्स्ट सप्लीमेंट्री ममता जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री 1। सभापति महोदय, कोरोना वायरस ने सभी कलाकारों को आर्थिक संकट में डाल दिया। उनकी रोजी रोटी चली गई। इस संकट में सभी कलाकार प्रभावित हुए, चाहे नृत्य, संगीत, रंगमंच या चित्रकार
हमारे ओडिशा के जत्रा कलाकार, छऊ नृत्य, झूमर गायक, नाटक ऑफ सोशल डिस्टेंस के नियम पालन करके इस कार्यक्रम ना असंभव हो गया है। सरकार उन कलाकारों के बचाने के हेतु क्या मॉडल अपनाएंगे जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और कला भी बचे? थैंक यू सर। ये प्रश्न मूलतः कोविड-19 के दौरान जो लोक कलाकार हैं उनके विषय के संबंध में पूछा गया है। सरकार के द्वारा कोविड-19 में सभी वर्गों के अंतर्गत जो श्रम का नुकसान हुआ उसके लिए अनेक योजनाएं चलाई गई। जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके द्वारा लोक कलाकारों के लिए कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार का प्रबंध किया गया उसके अंतर्गत 39 से ज़्यादा वर्चुअल कार्यक्रम उड़ीसा के अंतर्गत किए गए। उसके अलावा 12 प्रोग्राम भी ऑनलाइन सरकार के द्वारा किए गए। जैसे उड़ीसा के अंतर्गत ऑनलाइन ओडिसी नृत्य प्रस्तुति, ऑनलाइन संबलपुरी नृत्य प्रस्तुति, ऑनलाइन संगीत उत्सव, ऑनलाइन शंखावादन नृत्य प्रस्तुति, स्वच्छ भारत ऑनलाइन संगीत उत्सव, मास्क और चित्र की कला प्रदर्शनी पुरी में, ऑनलाइन आदिलोक रंग, ऑनलाइन नृत्य संगीत समारोह, ऑनलाइन नाट्य उत्सव फेसबुक पेज पे, छऊ कंटेक्ट, ऑनलाइन नृत्य उत्सव, ऑनलाइन आदिलोक रंग द्वितीय चरण, ऑनलाइन नृत्य और संगीत द्वितीय चरण, श्री ऑनलाइन आदिलोक रंग तृतीय चरण, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती स्मरणोत्सव, सारे 39 प्रोग्राम मैं सभा पटल पे रख दूंगा जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान इनका जो रोजगार छीना गया था उसके लिए पूरी तरीके से किया गया। दूसरा सप्लीमेंट्री 2 यस, उन कलाकारों को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता के अलावा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? सर, कलाकारों को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त सरकार के द्वारा संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय सहायता के लिए कोष अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता, बौद्ध तिब्बत कला संस्कृति के लिए वित्तीय सहायता, सांस्कृतिक समारोह अनुदान योजना, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति फेलोशिप योजना, राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता, हिमालय की सांस्कृतिक सहायता के संरक्षण, कलाकारों के पेंशन और चिकित्सा सहायता योजना, सेवा भोज योजना, स्टूडियो थिएटर सहित अनुदान बनाने के लिए प्रदर्शनी और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया। और अन्य जो सारे कार्य जो रोजगार उत्पादन के लिए भारत सरकार के द्वारा कलाकारों के अतिरिक्त अगर कोई अन्य व्यक्ति भी रोजगार के अंतर्गत इसमें प्रभावित रहता था तो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा रोजगार उत्पादक कार्यक्रम भी किए गए, जिसके अंतर्गत श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत 3 योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। उसके अतिरिक्त आवास शहरी मंत्रालय में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, शहरी क्षेत्र में दीनदयाल अंत्योदय योजना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम योजना, वित्त मंत्रालय में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौशल विकास में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास उद्यमशीलता में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। और इसके अतिरिक्त भी 13 मंत्रालयों के द्वारा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया। व्यापक रूप से सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान असंगठित क्षेत्र में जिनका भी रोजगार का शरण हुआ उसके लिए व्यापक योजनाओं को लागू किया गया। माननीय प्रसन्न आचार्य जी। The Honorable Minister, in his reply to this question, has stated that 1.5 lakh folk artists have been identified and enrolled by the government of Odisha under Artist Federation scheme. And at the same time, he has also answered that financial assistance to the tune of only rupees 9.27 crore has been extended to artists as remuneration. I would like to know from the Honorable Minister, is this amount enough to meet the total requirement of the total number of artists that has been enrolled under the scheme? And sir, during the COVID-19 period, as all of us know, the artists of the country, like other section of the people, underwent severe financial hardship. And during that time, the pension entitled for the artists, the national pension, was not released by the ministry. So I would like to know from the Honorable Minister, what was the total amount required annually to pay pension to the artist, and what was the total amount released by the ministry for this purpose? Thank you.
जो उत्तर पढ़ा है उसका केवल पहला पैराग्राफ पढ़ा है, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने कोविड के दौरान कलाकारों को पारिश्रमिक के रूप में 9.27 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जो दूसरा पैराग्राफ है इसके उसमें लिखा है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस सांस्कृतिक मंत्रालय कृषि अनुदान योजना में वित्तीय सहायता जो मैंने पढ़ी है उसके अंतर्गत जो मेरे पास तथ्य सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उसके अंतर्गत 5,462.64 इतना लाख रुपए का जो अनुदान है वो दिया गया, जिसको मैं सभा पटल पे रख दूंगा। नहीं चाहिए। थैंक यू। माननीय GVL नरसिम्हा राव। जो है जो मैंने योजनाएं कही हैं उसके अंतर्गत Thank you, Sabhapati ji. My question relates to another section of the workers of the country who have suffered greatly on account of COVID pandemic and lockdown. And the government was very kind to ensure that about 8,000 crores was released to them in COVID-1 and COVID-2. मैं सबसे पहले इसके लिए माननीय मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ. My question is, the assistance that was given to the construction and other workers was given in every state of the country, but the amount of assistance varied from rupees 1,000 in some states to rupees 5,000 in some other states. I would like to know, even in states where there were enough resources available in the pool of the welfare cess fund, they have given only 1,000, some states. So I would like to ask the Honorable Minister whether any specific guidelines with regard to quantum of assistance also were given, or it was entirely left to the states, and if so, why? Thank you, sir. सर, ये प्रश्न इस मूल प्रश्न से अलग है, लेकिन मैं माननीय सदस्य महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि केंद्रीय स्तर पर एक बोर्ड की स्थापना की गई और विभिन्न राज्यों में भी इस बोर्ड की स्थापना हम राज्य सरकारों के माध्यम से ही करते हैं. राज्य सरकारें जिस प्रकार के अनुदान और अनुशंसा करते हैं उसके आधार पर किया जाता है. धन्यवाद. माननीय अमर पटनायक जी. Thank you, sir. Sir, as the answer suggests, the government of Orissa provided monthly financial assistance of rupees 1,200 per month. I would like to know from the Honorable Minister through you, sir, whether the central government could consider including these people under the unorganized scheme of the central government, where 3,000 rupees per month is given as pension, in which case it would supplement the effort of the state government. And also, whether interest-free loan could be given to them to the extent of rupees 1 lakh for a certain period of time, so that they can at least survive for the time being, and later on, once their art form comes back to life, they can repay the loan. सर, माननीय सदस्य महोदय के प्रश्न के दो भाग हैं. पहला विषय उड़ीसा के लोक कलाकारों के द्वारा जो जुड़ा हुआ विषय है वो आपके उड़ीसा के अंतर्गत जो स्कीम है उसके अंतर्गत है. जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, मैंने विभिन्न योजनाओं को पढ़ा है कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है. जहाँ तक तीसरा जो आपका विषय है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, भारत सरकार के द्वारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हमारे कारीगर हैं उनका एक पूरा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसको ई श्रम पोर्टल के माध्यम से इकट्ठा किया जा रहा है. और मुझे ये सदन को बताते हुए खुशी है कि हमने तय किया था कि हम 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन 100 दिनों से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 10 करोड़ के डाटा को हमने प्राप्त किया है. और कुल मिलाकर देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 160 किस्म के रोजगारों को हमने उसमें दिया, लेकिन 400 से ज़्यादा किस्म के जो ऑक्यूपेशन है वो देश के अंतर्गत है. देश की सरकार पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. 1 वर्ष के लिए उनकी एक सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था भी की जा रही है. इसके अतिरिक्त भी भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 के नुकसान के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनेकों कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण,
स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, SBSU, स्मार्ट सिटी मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें भी कोविड-19 के बाद अकुशल क्षेत्र के रोजगारों को बड़ा अवसर प्रदान करने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 53, माननीय दीपक प्रकाश जी। 53, क्वेश्चन नंबर 53। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना स्वदेश दर्शन योजना के लिए मैं उनको बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। सबसे पहले उसके माध्यम से भारत की एकात्मता और पर्यटन को बढ़ावा देकर के रोजगार के सृजन में और आर्थिक विकास में जो उनका एक योजना है, उसके संदर्भ में मेरा प्रश्न है मंत्री जी से कि क्या पर्यटन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या झारखंड राज्य को स्वदेश दर्शन परियोजना में शामिल किया गया है? यदि हां तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, स्वदेश दर्शन स्कीम में हमने झारखंड को 52.72 करोड़ का 6 डेस्टिनेशन पर एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट 2018 में सैंक्शन हुआ था और ये 6 डेस्टिनेशन से 4 डेस्टिनेशन में प्रोजेक्ट का काम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। 2 डेस्टिनेशन में अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ की थोड़ी राज्य सरकार से कोई डॉक्यूमेंटेशन ये सब बाकी था। तो साधारणतः ये जो 6 प्रोजेक्ट अलग अलग डेस्टिनेशन पे है, उसमें है डालमा, चंडील, जेटलसूड, वैसे मिर्जाइया, बेटला नेशनल पार्क आणि नेतरहट। साधारणतः तो पहला जो डालमा प्रोजेक्ट है उसका फाइनेंशियल प्रोग्रेस 5% है और फिजिकल प्रोग्रेस 10% है। बाकी जो चंडील और गेटालसूड का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। साधारण मिर्चैया का प्रोजेक्ट जो है 338 करोड़ का लैक्स का जो प्रोजेक्ट है उसके 67% वो आगे चला है, फाइनेंशियल इसमें हो गया और 79% कंप्लीट हुआ है। वैसे ही बेटल नेशनल पार्क जो है वो पार्क का काम ऐसे 86% फाइनेंशियल प्रोग्रेस हुआ है और 86% फिजिकल प्रोग्रेस हुआ है। नेटालहर का जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसका 39% फाइनेंशियल प्रोग्रेस हुआ है और 39% फिजिकल प्रोग्रेस हुआ है। और ये छोड़ के बाकी जो साइनेजिस वगैरह जो है ये बहुत 58% उसका फाइनेंशियल प्रोग्रेस हुआ है और 65% हुआ है। ये कुल मिला के ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा चला। आप तो जानते हैं सभापति महोदय कि कोरोना के कारण 2 साल तो 2.25 साल तो ऐसे ही चले गए। हम चाहते हैं कि अगले आने वाले समय में जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरे कर दिए जाए। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक दृष्टिकोण से झारखंड बहुत ही अमीर है, नेतरहाट बेतला की बात कर रहे हैं, लेकिन इटखोरी एक ऐसा स्थान है जहां पर सनातन, जैन और बौद्ध तीनों का वो मिलन स्थल है और वो एक आस्था का विषय है। और दूसरा इसी से मेरा जुड़ा हुआ समय है कि जनजाति वहां पर इसी सवाल है सर, एक ही सवाल है। केवल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस प्रधानमंत्री जी ने घोषित करके वहां के जनजाति समाज को एक बड़ा, हम कह सकते हैं, एक बड़ा सम्मान देने का काम किया है। उसी संदर्भ में मेरा यही प्रश्न है कि जैसे वहां पर पवित्र स्थल है ट्राइबल का सर, जैसे संथाली समाज के लिए लुगुबुरु, मुंडारी के लिए एक ही सवाल माननीय दीपक जी रखें, एक ही सवाल। सर, एक उरांव का जैसे सीरा सीता है, तो क्या जो आदिवासी समाज का आस्था का स्थान है, पवित्र स्थल है, क्या इसको इस योजना में जोड़ने की सरकार की कोई योजना है क्या? ये आपके सुझाव हैं माननीय मंत्री जी उस पर? सर, टूरिज्म पर्यटन जो विशेष राज्य का विषय है और केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं से हम उसको मदद करते हैं, फाइनेंशियल मदद करते हैं। जब तक वहाँ से प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक हम इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकेंगे। मैं माननीय सदस्य को रिक्वेस्ट करता हूँ आपका जो जहाँ जहाँ आपने बताया वो प्रस्ताव भेज दे, हम निश्चित तौर से उसके ऊपर गौर करें। माननीय राकेश सिन्हा जी।
महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और प्रधानमंत्री जी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह की योजनाएं के लिए पहल की है। मेरा झारखंड के संबंध में एक सवाल है और उपसभापति महोदय आप भी उस जगह से अच्छी तरह सुपरिचित हैं। नेतरहाट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पर्यटन पहले से आते रहे हैं, लेकिन इसकी जितनी प्रसिद्धि होनी चाहिए नहीं हो पाई है। वहाँ एक प्रसिद्ध स्कूल नेतरहाट स्कूल है, संयोग से मैं उसी स्कूल का छात्र था। क्या नेतरहाट को बढ़ाने के लिए और नेतरहाट को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए, चूँकि उसके पर्यटन स्थलों की इतनी प्रसिद्धि है और अंग्रेज काल से उसकी अनेक तरह की ऐसी कहानियाँ हैं और बिहार की राजधानी शीतकाल में नेतरहाट होती थी और वहीं पर गवर्नर जाकर रहते थे, ऐसी स्थिति में सरकार से सुझाव भी है और मांग भी है कि नेतरहाट को उचित स्थान भारत दर्शन में और पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाए। धन्यवाद। यह भी सुझाव है, आप बताएं। नेतरहाट तो से माननीय सदस्य की जो मांग है, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि ये जो ऑल टुगेदर हमने स्वदेश दर्शन स्कीम में 70 प्रोजेक्ट ले लिए थे, उसमें से 16 प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हुए हैं। 29 प्रोजेक्ट तो आने वाले इसी महीने में मेरे ख्याल से 29 प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे और 20 प्रोजेक्ट जो है तो मार्च 2022 में उसका हम एस्टिमेट किया है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की मनीषा है। और 11 प्रोजेक्ट जो है ये 31 दिसंबर 22 में हम पूरे करेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि उसको इनके जो प्रोजेक्ट है नेतालत उसको प्रायोरिटी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। माननीय महेश पोद्दार जी। धन्यवाद महोदय। महोदय, मंत्री जी की जो लिस्ट है उससे ऐसा पता चलता है कि झारखंड के कुछ दर्शनीय स्थल जो अमूमन टूरिस्ट जाते हैं उन स्थानों का चयन किया गया है, लेकिन झारखंड में देश का सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ देवघर में है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस योजना के तहत योजना आती है नहीं, और यदि आती है तो क्या उस पर वो विचार करेंगे? धन्यवाद। बहुत बढ़िया। माननीय सदस्य ने जहाँ का नाम लिया वहाँ हमने एक वहाँ प्रोजेक्ट लिया हुआ है। वहाँ का जो एक रोड है वहाँ वो प्रोजेक्ट पहले से आया हुआ है और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे अनटैप्ड जो ये है जो डेस्टिनेशन है उसको जल्दी से जल्दी हम उसका प्रोग्रेस करने में आगे उसको प्रायोरिटी दे देंगे। धन्यवाद। माननीय जफर इस्लाम जी। धन्यवाद सर। सर, झारखंड से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है कि हजारीबाग एक जगह है जो जाना जाता है टूरिज्म के लिए और टूरिस्ट स्पॉट बोलते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं और अगर हजारीबाग के बारे में आप गूगल करेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो आता है हजारीबाग नेशनल पार्क। लेकिन वहाँ की दयनीय स्थिति ऐसी है, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, बचपन में हमारे लिए स्पॉट होता था हजारीबाग, आप भी जानते हैं सर अच्छी सवाल आज बहुत ही दयनीय स्थिति में बुरी हालत में है। वहाँ ना तो कोई टूरिस्ट जाता है और ना उस पर कोई ध्यान दिया जाता है। क्या मंत्रालय इस पर ध्यान देगा कि वहाँ पर जो कितने सारे टूरिस्ट अब जो भी झारखंड से जुड़ा हुआ है या बंगाल से जुड़ा हुआ है उस तरह के नॉर्थ ईस्ट में वो हजारीबाग ज़रूर विजिट करता था छुट्टियों में, आज नहीं जा पाते हैं इसलिए कि नेशनल पार्क बंद पड़ा है। इको टूरिज्म के अंडर ये जो पार्क है, नेशनल पार्क है, उसकी मरम्मत या उसको फंडिंग देने का और वो प्रोजेक्ट तैयार करने का काम हमारी मंत्रालय कर रहा है और प्रायोरिटी भी दे रहा है। कम से कम 17 में से ज्यादा जो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है उसमें हम मदद कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जैसा भाई साहब ने कहा कि यहाँ का जो प्रोजेक्ट यदि हमें दे दिया तो निश्चित तौर से हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे। उसमें मैं भाई साहब की सहायता चाहूँगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 54 माननीय सुखराम सिंह यादव जी। माननीय सुखराम सिंह यादव जी हो गए एब्सेंट। माननीय मंत्री जी दिया गया। माननीय रामनाथ ठाकुर जी। धन्यवाद। उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं, स्टेट वाइज कितने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए रिक्त हैं और वो कब तक भरे जाएंगे?
उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सभी सारे समाज की चिंता रहती है कि कितने पद हैं और कितनी नियुक्तियां होंगी और कितना अभाव है, परंतु उन्हें ये जानकर के संतोष होगा कि निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और नियुक्तियों की प्रक्रिया को तीव्र गति दी गई, वहां साथ ही साथ अनेकों नई वैकेंसीज भी क्रिएट करने का प्रयास हुआ है। और यदि आप आंकड़े देखें तो वर्तमान सरकार के 7 वर्षों की तुलना यदि आप पिछले 7 वर्षों से करें, अर्थात 2007-8 से लेकर के 2013-14 तक, तो उस अंतराल में 6,19,027 नियुक्तियां हुई थी यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एसएससी के माध्यम से, जो केंद्र की संस्थाएं हैं। उसके विपरीत अब के 7 वर्षों में यद्यपि 1.5-2 वर्ष कोविड काल रहा, फिर भी लगभग 1 लाख वृद्धि हुई है नियुक्तियों की संख्या में, अर्थात 6,98,011। और इसके अतिरिक्त यदि आप देखें कि नई वैकेंसीज पैदा करने का क्रम, तो 2014 में जब ये सरकार आई तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ केंद्रीय पदों की थी 36,45,584। आज 2020, क्योंकि 21 तो अभी समाप्त होने को है, तो 20 के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर के 40,04,941 हो गया, बावजूद कोविड के। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक और वैकेंसीज बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है, दूसरी गति भी बढ़ाई जा रही है। इसमें एक बाधा आती है जिसमें सभी माननीय सदस्य भी प्रयास कर सकते हैं और हम भी करते हैं, कि बहुत सी लिटिगेशंस ऐसी रहती हैं आपस में, जिसके कारण पदोन्नतियां करना दिक्कत हो जाता है। अगर की जाए तो एडहॉक की जाए तो उसके लिए भी कभी कभी रिट हो जाती है, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार का विलंब या कमी नहीं रहती, बल्कि इसको और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए 2016 1 जनवरी से इंटरव्यू की प्रथा भी समाप्त कर दी गई और आने वाले समय में इसको और सरल बनाने के लिए एक कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत। हमारी तो कल्पना ये थी कि इसी वर्ष अक्टूबर में उस तरह का पहला टेस्ट हो जाता, जिससे कि देश के प्रत्येक जिले में एक सेंटर रहेगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी को किसी तरह की डिसएडवांटेज नहीं रहेगी, चाहे किसी भी वर्ग से वो उम्मीदवार संबंधित क्यों ना हो। और शुरुआत में 3 विभागों को लेकर के ये टेस्ट किया जाएगा, उसमें रहेंगे रेलवे, बैंकिंग सेक्टर और एसएससी वाले पद, और आगे चल करके उस अनुभव के आधार पर इसको और व्यापक बनाने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद। ऑनरेबल पी विल्सन जी। Honorable Minister, I wanted to know what steps you have taken to fill up the vacancies that is meant for the scheduled caste, scheduled tribe and OBCs. And we find that large vacancies are there even without being filled up. And what steps you have taken to bring a constitutional amendment for reservations for OBCs in promotional post? Thank you. Deputy Chairman, sir, I appreciate the concern of the honourable member. As you would have noticed, the present government headed by Prime Minister Modi has always given high priority to the concerns and the condition of the scheduled castes and scheduled tribes, as well as the other weaker sections, and also the OBC as mentioned by the honourable member. This government has actually tried to walk extra mile. What was happening was that we were sometimes, the vacancies were remaining vacant because of the lack of availability of the candidates in that category. But we have started a drive also at the awareness level, at the social level, to educate and motivate more and more candidates from these sections of society to come forward and apply for government jobs. Not only this, and from time to time a circular is being issued by the Department of Personnel and Training, urging upon the other ministries also to do so. And special recruitment drives have been started by the DOPT from time to time, as I said, to motivate and to stimulate them to get into this. Now, as far as the reservation and promotion is concerned,
That actually is an issue which is entangled in a lot of litigation from the famous Nagaraj case coming down. So we are trying to sort out as best as possible, but it is still in that sub judice state. Thank you. Question hour is over. House stands adjourned till 2 p.m.